हेलो। हेलो 10th क्लास स्टूडेंट्स। आज जो आप लोगों का लेसन नंबर 3 है, वाटर रिसोर्सेज, जल संसाधन, उस चैप्टर की मैप वीडियो लेकर मैं आप लोगों के साथ हूँ। आप लोग अगर आपके बुक में जो रिवर सिस्टम का जो वीडियो है, अगर उसको देखेंगे इसे, तो एक बार आप लोगों को लगेगा कि भाई कैसे इसमें दिखाएं, कैसे शो करें, कौन सी रिवर कहाँ से निकलती है, कहाँ पर जाकर मिलती है, उस नदी में कौन कौन सी सहायक नदियाँ मिलती हैं, किस राज्य से निकलती है, उस राज्य में कौन सा स्थान है जहाँ से निकलती है। ये बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं इस रिवर सिस्टम से रिलेटेड। तो इसके लिए एक बार हम लोगों को जो भारत का जो पॉलिटिकल मैप है, इसको थोड़ा सा समझना होगा। आप लोग जानते हैं कि मैंने सबसे पहले जो फर्स्ट वीडियो आप लोगों को दी थी वो पॉलिटिकल मैप की ही दी थी, और उसमें स्टेट्स को कैसे शो किया जाता है ये मैंने बताया था आप लोगों को। ठीक उसी को देखिएगा, उसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। आइए स्टार्ट करते हैं। ये जो पॉलिटिकल मैप है, इसमें आप लोग देख रहे हैं कि ये जो बिल्कुल डॉटेड लाइन दी हुई है बीच में भारत के, जिसको कि हम लोग कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। इस कर्क रेखा के नॉर्थ में यानी उत्तर में, उत्तरी भारत कहा जाता है, उस उत्तर भारत में ही हिमालयी नदियाँ पाई जाती हैं। क्योंकि जो हमारा रिवर सिस्टम है वो 2 पार्ट में डिवाइड है। कर्क रेखा के उत्तर में हिमालयी नदियाँ जो हिमालय क्षेत्र से निकलती हैं, और कर्क रेखा के साउथ में यानी दक्षिण में प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो इस तरह से ये 2 पार्ट में हमें जो इंडियन रिवर सिस्टम है उसकी रीडिंग करनी है। तो आइए अब चलते हैं थोड़ा सा, जो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं उसको पहले देख लें एक बार। 2.5% मीठा जल है। इस मीठे जल को ही ये सारे रिवर सिस्टम समेटे हुए हैं, चाहे वो कहीं का भी हो। भारत का जो रिवर सिस्टम है, भारत नदी तंत्र 2 भागों में बटा हुआ है। पहला हिमालय नदी, दूसरा प्रायद्वीपीय नदी। हिमालय नदी की प्रमुख नदियां हैं गंगा, यमुना, सिंधु, ब्रह्मपुत्र। ये मुख्य नदियां हैं। बाकी जो है वो इनकी सहायक नदियां हैं। ठीक है ना? इन सब के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे। इसके बाद प्रायद्वीपीय नदियां हैं। कर्क रेखा के नीचे से शुरू हो जाता है, दक्षिण से ही। नर्मदा नदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, महानदी, तापी, ये सारी प्रायद्वीपीय नदियां हैं जो हमें मानचित्र में शो करने के लिए आती हैं। और हम लोगों को ये जानकारी भी होनी चाहिए कि भाई हमारी कौन कौन सी नदियाँ कहाँ कहाँ से निकलती हैं। तो जब हम इन नदियों के बारे में पढ़ेंगे तो कुछ प्रश्न हमें ध्यान में रखने पड़ेंगे, जिसका कि जवाब हमें हमारे सामने MCQs क्वेश्चंस के रूप में भी आते हैं, और उसको जानेंगे तो हम मैप में भी आसानी से शो कर सकते हैं। जैसे पहला प्रश्न कि नदी किस राज्य से निकलती है। दूसरा, किस राज्य से होते हुए किस राज्य में जाती है और अंत में कहाँ, किस सागर में मिलती है। ये 3 बातें, इनका हमें ध्यान रखना है। तो अगर ये तीनों चीज़ें हमारे ध्यान में रहेंगी तो हम बहुत ही आसानी से, बहुत ही ईजी वे में उस नदी को हम दिखा सकते हैं। फिर दूसरा विषय कि कौन कौन सी नदियाँ आकर उसमें मिलती हैं। ठीक है ना? तो पहला प्रश्न जो है हमारा कि कौन सी नदी
कहाँ से निकलती है, किस राज्य से होते हुए और किस सागर में जाकर मिल जाती है। ये पहली चीज़ ध्यान में रखनी है, क्योंकि ये ही चीज़ ज़्यादा आती है आप लोगों के सिलेबस में। बाकी जब हम लोग आगे आप लोग तैयारी करेंगे, डीपली स्टडी करेंगे, तो उसमें ये चीज़ आएगी कि कौन कौन सी नदियाँ किन किन नदियों में जाकर मिलती हैं, कौन सी सबसे बड़ी नदी है, उसकी लंबाई कितनी है। तो ये सारी चर्चा इस वीडियो में हमारी रहेगी आपके साथ। तो भारत की जो हिमालयी नदियां हैं उसमें प्रमुख 3 नदियां हैं। पहली है आपकी गंगा नदी, दूसरी है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी, तीसरी है सिंधु नदी। लंबाई की दृष्टि से, सिंचित क्षेत्र की दृष्टि से गंगा का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है भारत में। तो आइए पहले गंगा के बारे में हम लोग समझते हैं, पहले मानचित्र में, उसके बाद कौन कौन से शहर हैं उसके किनारे, कौन कौन सी नदियां आकर उसमें मिलती हैं अलग से। ये हमारी हिमालयी नदियां हैं। जैसे मैंने पहले बताया था कि बीच में कर्क रेखा के उत्तर हिमालय नदी, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, बाकी किसी नदी को नहीं देखना है आपको। ये हिमालय नदियाँ, ये उत्तराखंड का क्षेत्र जो कभी उत्तर प्रदेश में हुआ करता था, ये इसमें आप लोग देख रहे हैं ये 2 धाराएं हैं। पहली धारा ये भागीरथी नदी की और दूसरी धारा अलकनंदा नदी की, उत्तराखंड से निकलती हैं। और ये जो पॉइंट दिया हुआ है इसको देवप्रयाग कहा जाता है। तो इस देवप्रयाग पर आकर ये भागीरथी और ये अलकनंदा नदियाँ आकर मिलती हैं और फिर यहाँ से ये गंगा का नामकरण होता है। ठीक, ध्यान में आ गया हमारे कि ये जो भागीरथी है ठीक, ये गंगोत्री से निकलती है और इसी उत्तराखंड के क्षेत्र से ये अलकनंदा धारा भी निकलती है और ये देवप्रयाग में आकर मिलती है। इतना आप लोग ध्यान रखें, क्योंकि इससे पहले का भी है कि अलकनंदा उससे पहले किस नदी के रूप में होती है, सतोपंथ से चलती है तो फिर कौन सी नदी होती है, कहाँ पर आकर मिलती है, कर्णप्रयाग कहाँ पर है, विष्णुप्रयाग, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन आपको अपने पाठ्यक्रम के अनुसार, सिलेबस के अकॉर्डिंग ये चीज़ ध्यान रखनी है बस। टिहरी से गंगा की यात्रा चली और सबसे पहले ये यहाँ पर प्रयाग में आकर, प्रयाग में आकर यमुना से मिली। ठीक, फिर यहाँ से ये आगे बढ़ती है, बनारस पहुँचती है। ठीक, बनारस से फिर ये बनारस के बाद ये बक्सर बिहार में प्रवेश करती है और वहाँ पर इसमें घाघरा नदी मिलती है। फिर उससे आगे बढ़ने पर ये पटना पहुँचती है। पटना में इसमें 3 नदियाँ आकर मिलती हैं, एक है सोन नदी, दूसरी है गंडक नदी और तीसरी है इसमें पुनपुन नदी, वो इसमें नहीं दिया हुआ है। तो इस तरह से यहाँ भी त्रिवेणी है, यहाँ भी संगम है पटना में। फिर पटना के आगे ये गंगा नदी आगे बढ़ी बिहार में, तो इसमें एक अन्य सहायक नदी आके मिली, कोसी। कोसी को बिहार का शोक कहते हैं,
क्योंकि अपने बाढ़ के कारण बहुत अधिक नुकसान करती है बाढ़ को हर वर्ष, तो इसको बिहार का शोक कहा जाता है। तो ये कोसी नदी आकर मिली। फिर इसके बाद ये गंगा नदी आगे की तरफ बढ़ती है और इसकी एक धारा पश्चिम बंगाल होते हुए, वहाँ पर पूरा कोलकाता शहर इस नदी के किनारे बसा हुआ है, और इसी गंगा की एक धारा हुगली नदी के नाम से जानी जाती है, और उसके बाद फिर ये वहाँ से जाकर के बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। फिर ये धारा इसकी पश्चिम बंगाल में आई और यहीं से एक दूसरी धारा ये चली गई है बांग्लादेश में, जहाँ पर कि ये ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है, और वहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी से मिलने के बाद इनका नामकरण मेघना हो जाता है, और फिर से ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है और डेल्टा का निर्माण करती है। तो ये है हमारी गंगा की यात्रा। ठीक, गंगा अपनी इस यात्रा में 2510 किलोमीटर की यात्रा करती है। इस यात्रा में, जैसे कि मैंने मैप में बताया, भागीरथी और अलकनंदा मिली देवप्रयाग में, यहाँ से गंगा चली और हरिद्वार में मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, यानी मैदान में आ जाती है, और वहाँ से मैदान में प्रवेश करने के बाद लक्सर, लक्सर से आगे बिजनौर, बिजनौर के बाद कन्नौज, कन्नौज के बाद ये कानपुर पहुँचती है, और कानपुर के बाद, जैसा कि मैंने मानचित्र में बताया था, ये प्रयाग में आकर ये यमुना से मिल गई। फिर इससे आगे ये बढ़ती है, वाराणसी में आती है, इसमें आके गोमती नदी मिलती है। फिर ये आगे बढ़ती बिहार में, बक्सर में आगे बढ़ती है और घाघरा नदी आकर मिलती है। फिर उसके बाद ये पटना पहुंचती है, पटना में गंडक नदी मिलती है, सोन नदी मिलती है और पुनपुन नदी मिलती है। फिर वहाँ से आगे बढ़ती है तो कोसी नदी इसमें मिलती है। फिर वहाँ से फरक्का, फरक्का से फिर इसकी एक धारा हुगली के रूप में कोलकाता में प्रवेश करती है, और उसके बाद ये बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। फिर उसी की एक धारा बांग्लादेश में पहुंचती है, जहां पर कि ये ब्रह्मपुत्र से मिलकर मेघना का निर्माण करती है और फिर से बंगाल की खाड़ी में प्रवेश कर जाती है। तो ये गंगा की यात्रा, मैं समझता हूँ कि इतना पर्याप्त है। उसके बाद गंगा के साथ ही इसकी एक जो प्रमुख सहायक नदी है यमुना, उसको भी पढ़ लिया जाए तो बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। उत्तराखंड से ही ये यमुनोत्री ग्लेशियर है, वहाँ से ये यमुना नदी का मुख्य स्रोत है, और वहाँ से यमुना नदी की यात्रा प्रारंभ होती है और कुरुक्षेत्र, दिल्ली, मथुरा, आगरा होते हुए ये इटावा पहुँचती है, और यहाँ पर चंबल नदी इसमें आकर मिलती है। कहाँ पर? इटावा में यमुना नदी में चंबल नदी आकर मिलती है। फिर आगे बढ़ती है यमुना और इसमें बेतवा नदी आकर मिलती है। फिर उसके बाद ये पहुंचती है अपनी यात्रा में प्रयाग, और वहाँ पर
गंगा नदी में जाकर विलीन हो जाती है। तो इस तरह से 1367 1376 किलोमीटर की यात्रा यमुना के द्वारा की जाती है, यमुनोत्री से लेकर और प्रयाग तक। अगली हमारी जो प्रमुख नदी है वो ब्रह्मपुत्र नदी है। यही एक वो मात्र नदी है यही एकमात्र वो नदी है जिसका नाम पुल्लिंग के आधार पर है। पुल्लिंग का मतलब पुरुष के नाम से। बाकी जितनी नदियां हैं उनका जो नाम आप देखेंगे स्त्रीलिंग के आधार पर है। तो आइए देखते हैं ब्रह्मपुत्र की यात्रा। ब्रह्मपुत्र ये तिब्बत वाले क्षेत्र जो चीन के अंतर्गत है वहाँ से निकलती है। तिब्बत का एक ज़िला है पुरंग ज़िला, दक्षिण तिब्बत का। वहाँ पर मानसरोवर के निकट ये स्थान है जिसको हम लोग चेमायुंगडुंग के नाम से जानते हैं। चेमायुंगडुंग। चेमयुंगडुंग ये हिमशिखर है, हिमवाह है, जहाँ से कि ये नदी निकलती है। और इस नदी को उस तिब्बत वाले क्षेत्र में हम ब्रह्मपुत्र के नाम से नहीं, सांगपो के नाम से जानते हैं। किस नाम से? सांगपो के नाम से। सांगपो अरुणाचल प्रदेश में स्थित एक पर्वत शिखर है जिसको हम लोग नामचा बरवा के नाम से जानते हैं। वहाँ पर पहुँचती है सांगपो, और नामचा बरवा उससे कहता है कि तुम्हें आगे नहीं जाना है, तुम्हें भारत में बहना है, वहाँ पर तुम्हारी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, वहाँ पर तुम्हारी पूजा होगी और तुम कुछ दे सकती हो। तो उसने हिम्मत दिखाई सांगपो ने, और बिल्कुल ठीक उसके कहने के बाद वहीं से यू टर्न लिया और भारत में प्रवेश कर गई। कहीं इधर उधर नहीं गई। आप देखिए, ये मैं यू टर्न दिखा रहा हूँ। ये अगर ये नदी चाहती तो यहाँ से ही आगे भी बढ़ सकती थी ना, लेकिन आगे नहीं गई। नामचा बरवा से इसने अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश किया और यहाँ पर इसका नाम हुआ दिहांग। क्या नाम हुआ? दिहांग। अरुणाचल प्रदेश के बाद इसने असम क्षेत्र में प्रवेश किया और वहाँ पर इसका नामकरण हुआ ब्रह्मपुत्र। और जैसे ही इस ब्रह्मपुत्र नदी ने बांग्लादेश में प्रवेश किया तो इसका नाम हुआ जमुना। ज से जहाज कहते हैं ना, यमुना तो हमारे भारत में बहती हैं, और ये जमुना बांग्लादेश में नामकरण हुआ ब्रह्मपुत्र नदी का। उसके बाद जब ये जमुना अर्थात ब्रह्मपुत्र गंगा नदी से मिलती है बांग्लादेश में, तो इसका नाम हो जाता है मेघना। और फिर ये मेघना नदी जाकर के बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो इस तरह से ये ब्रह्मपुत्र नदी की यात्रा हुई जो भारत में 916 किलोमीटर की है, यानी
जैसे ही नामचा बरवा से प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में भारत से, वहाँ से लेकर और बांग्लादेश की सीमा तक 916 किलोमीटर की यात्रा पूरी करती है ब्रह्मपुत्र नदी। आइए जरा देखते हैं इस ब्रह्मपुत्र नदी को। देखिए, ये चेमयुंगडुंग जो दक्षिण तिब्बत के पुरंग जिले में स्थित है, वहाँ से ये सांगपो चली, यहाँ पर आई नामचा बरवा के पास, और यहाँ से इसने प्रवेश लिया भारत में अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से, और उसके बाद असम में प्रवेश किया तो ब्रह्मपुत्र, गंगा से मिली तो मेघना, उससे पहले बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद जमुना कहलाई, और ये मेघना उसके बाद ये पश्चिम बंगाल में आकर मिल गई। तो ये है ब्रह्मपुत्र नदी। अब इसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी करें कि इसमें कौन कौन सी नदियां आकर मिलती हैं, वो भी मैं साथ के साथ दिखाना चाहता हूं आप लोगों को। इसमें मानचित्र में दिखाया नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, क्योंकि कभी कभार पूछ लिया जाता है कि आखिर इसमें कौन कौन सहायक नदियां हैं। तो इसमें दिबांग, लोहित, केनुला इसकी सहायक नदियां हैं। दिबांग, लोहित और केनुला। दूसरी ब्रह्मपुत्र नदी हो गई जो इस हिमालय क्षेत्र की महत्वपूर्ण नदी। तीसरी हमारी सिंधु नदी। सिंधु नदी का जो फ्लो है वो भी भारत में कम ही है, लेकिन फिर भी ये प्रमुख नदी तंत्र है, इसलिए इसकी जानकारी हमें ज़रूरी है। सिंधु नदी भी जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, बिल्कुल ठीक उसके पास से ही सिंधु नदी भी निकलती है। मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ये देखिए, ये मानसरोवर वाला क्षेत्र, इसके पूरब से तो सांगपो और पश्चिम से ये सिंधु नदी निकलती है। और यहाँ से पश्चिम की ओर बहती हुई भारत में जम्मू कश्मीर के लद्दाख ज़िले में प्रवेश करती है। लद्दाख में प्रवेश करने के बाद फिर ये जम्मू कश्मीर होते हुए फिर भारत से बाहर पाकिस्तान में चली जाती है। इस बीच इसमें कई नदियां आकर मिलती है, जास्कर, नुब्रा, श्योक, हुंजा, और फिर बलूचिस्तान और गिलगित से बहते हुए अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है। फिर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि इसमें सतलुज, ब्यास, सतलुज, रावी, चिनाब, ये सारी नदियाँ आकर सिंधु नदी में मिल जाती हैं। और फिर अंत में ये सिंधु नदी जाकर कराची से पूर्व की ओर अरब सागर में मिल जाती है। ये सिंधु नदी की ये यात्रा है। तो ये हमारी प्रमुख 3 नदी तंत्र, पहला गंगा, दूसरा ब्रह्मपुत्र और तीसरा सिंधु नदी। इसके अतिरिक्त आप देख रहे हैं सतलुज नदी का स्रोत भी मानसरोवर के पास में ही एक स्थान पड़ता है, राकसताल। राकसताल।
तो राकसताल से संबंधित कौन सी नदी है? सतलुज नदी। मानसरोवर में राकसताल नामक स्थान से ये सतलुज नदी निकलती है, हिमाचल प्रदेश होते हुए, ठीक है ना, पंजाब होते हुए ये फिर से जाकर सिंधु नदी में मिल जाती है। फिर इसके बाद हम देख रहे हैं ब्यास नदी, ये भी हिमालय क्षेत्र से निकलती है और फिर आकर ये सतलुज नदी में आकर मिल जाती है। इसके बाद आता है हमारा रावी नदी। रावी नदी भी हम देख रहे हैं, देखिए स्पष्ट दिखाया गया है। जो रावी नदी है वो भी पाकिस्तान वाले क्षेत्र में आकर सतलुज नदी में आके मिल गई है। इसी तरह से जो चिनाब नदी है वो भी सतलुज नदी में मिल गई है, और फिर जो झेलम नदी है वो चिनाब में मिल गई है। तो इस तरह से ये 5 नदियां हैं। कौन कौन सी? फिर से बताता हूं मैं। पहली है सतलुज नदी, ठीक। दूसरी है व्यास नदी। तीसरी है रावी नदी। चौथी है चिनाब नदी। और 5वीं है झेलम नदी। ये वो 5 नदियां हैं जो पंजाब से होकर बहती हैं पंज प्लस आब, इससे मिलकर बनता है पंजाब। अर्थात वो क्षेत्र जिससे 5 नदियां बहती हैं उसको पंजाब कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रायद्वीपीय नदियों की तरफ। अर्थात जो मैंने कहा था कि कर्क रेखा के दक्षिण में प्रायद्वीपीय नदियां हैं। ये वाला क्षेत्र पूरा प्रायद्वीपीय नदियों का है, कर्क रेखा के साउथ में। अब कौन कौन सी हैं देखते हैं हम लोग। देखिए ये हो गई हमारी कर्क रेखा, इसको ध्यान से देखिएगा 23.5 डिग्री पर। अब इसमें ये जो क्षेत्र है ये अमरकंटक सतपुड़ा रेंज है, ठीक। कौन सा रेंज? हम लोग ऐसे दिखाते हैं ना, सतपुड़ा रेंज, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, सतपुड़ा की श्रृंखला। और ये सतपुड़ा की श्रृंखला से 3 नदियाँ निकलती हैं। उसमें पहली है नर्मदा नदी, दूसरी है सोन नदी और तीसरी है ये महानदी। तो इस तरह से 3 नदियां हैं जो इस सतपुड़ा रेंज से निकलती हैं। अब हम पहले बात करते हैं नर्मदा नदी की। नर्मदा नदी इस सतपुड़ा श्रृंखला से ये अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है, ठीक। ये है इसका फ्लो, और ये वो पहली नदी है जो पूरब से पश्चिम की तरफ बहती है और बाद में जाकर अरब सागर में मिल जाती है। अब अमरकंटक से चलती है
तो ये पहले मध्य प्रदेश में होती है, फिर उसके बाद ये महाराष्ट्र पहुंचती है और फिर वहाँ से महाराष्ट्र होते हुए ये गुजरात में पहुंचती है और उसके गुजरात के बाद आप देख रहे हैं ये अरब सागर में मिल जाती है। इस प्रमुख नदी पर ही एक प्रमुख बांध बना हुआ है, सरदार सरोवर। खैर, बांधों का जो मैप है, वीडियो है, वो हम इसके आगे बताएंगे। अभी केवल नदियों के बारे में हम पढ़ना है। तो इस तरह से नर्मदा नदी पूरी हुई। दूसरी नदी है जो पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है, वो है तापी नदी या ताप्ती नदी भी उसको बोलते हैं। ताप्ती नदी भी बोलते हैं या तापी नदी भी बोलते हैं। ये भी इस सतपुड़ा रेंज से निकलती है, ठीक है ना। इसकी लंबाई कम है, लेकिन ये भी जो है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात होते हुए फिर से ये भी अरब सागर में मिल जाती है। ये है आपकी तापी नदी, ये भी बाद में अरब सागर में मिल गई। तो ये दो नदियां हैं, पहले नर्मदा, दूसरी तापी, जिसकी जो फ्लो है वो इस तरह से है। बाकी आप देखेंगे तो सारी नदियों का फ्लो इस तरह से है, लेकिन यही ऐसी दो नदियां हैं जिनकी फ्लो पूरब से पश्चिम की तरफ होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तापी के बाद गोदावरी नदी, जो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है और इसको दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। ये महाराष्ट्र के नासिक जिले से ये जो हमारे पश्चिमी घाट हैं वहाँ से ये निकलती है और महाराष्ट्र से अपनी यात्रा प्रारंभ करके ये तेलंगाना पहुँचती है और तेलंगाना के बाद फिर आंध्र प्रदेश में प्रवेश करती है और आंध्र प्रदेश के बाद ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इस दौरान ये महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश की यात्रा करती है 1465 किलोमीटर की, लगभग 1500, यानी 1465 किलोमीटर एक्यूरेट है इसका डिस्टेंस। और ये इसका विस्तार इतना है, आप देख रहे हैं कि बिल्कुल पश्चिमी घाट से निकलकर और पूर्वी घाट में आकर मिल रही है, यानी पश्चिम से पूर्वी की यात्रा कर रही है। इस दौरान मैंने बताया 1465 किलोमीटर की यात्रा करती है, इसलिए इसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है। तो ये हमारी गोदावरी नदी हो गई। इसके बाद प्रायद्वीपीय क्षेत्र की प्रमुख नदी कृष्णा नदी। कृष्णा नदी का प्रारंभ भी महाराष्ट्र से ही होता है और पश्चिमी घाट से ही होता है। देख रहे हैं आप लोग, ये हमारा पश्चिमी घाट कहलाता है, ठीक है ना। और ये महाराष्ट्र का क्षेत्र है, महाबालेश्वर की पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर, और यहीं से कृष्णा नदी निकलती है। और ये देख रहे हैं आप, ये, और इस तरह से महाराष्ट्र से यात्रा प्रारंभ करती है, कर्नाटक में आती है और कर्नाटक के बाद ये आंध्र प्रदेश होते हुए
ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है और इस दौरान लगभग 1400 किलोमीटर की यात्रा ये पूरी करती है। इसी में एक प्रमुख नदी आकर मिलती है, तुंगभद्र नदी। ये देख रहे हैं आप लोग, तुंगभद्रा नदी दो धाराओं से मिलकर बनी, जैसे गंगा का भागीरथी और अलकनंदा से मिलकर गंगा बनी है, वैसे ही ये तुंग और भद्रा, ये दो दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। इन दो धाराओं से मिलकर ये तुंगभद्रा नदी मिली और बाद में आकर कृष्णा नदी में आकर मिल गई। हम लोग जब इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें एक विजयनगर का साम्राज्य पढ़ते हैं। वो विजयनगर का साम्राज्य इस कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी का जो बीच का क्षेत्र है, ये क्षेत्र है जहाँ पर कि हरिहर बुक्का ने एक हिंदू साम्राज्य की स्थापना की थी। कृष्णा के बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। कावेरी नदी, कावेरी नदी का भी स्रोत पश्चिमी घाट से ही होता है और ब्रह्मगिरी की श्रृंखला है, यहाँ से ये कावेरी नदी निकलती है और फिर से बंगाल की खाड़ी में जाकर ये भी मिल जाती है। तो इस तरह से कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ये तीन राज्यों में ये प्रवाहित होती है। ये है हमारी भारत की प्रमुख नदियाँ। ठीक है ना, भारत की प्रमुख नदियाँ। एक हमारी नदी रह रही है जो महत्वपूर्ण नदी है, जिसको हम लोग महानदी के नाम से जानते हैं। मैंने यहाँ पर बताया था कि सतपुड़ा रेंज से तीन नदियाँ निकलती हैं, एक नर्मदा, एक सोन और एक महानदी। छत्तीसगढ़ जो हमारा राज्य है, जो कि पहले मध्य प्रदेश में था, तो उस छत्तीसगढ़ की ये उच्च भूमि है जहाँ से ये महानदी निकलती है और 860 किलोमीटर की यात्रा करते हुए महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और झारखंड, उड़ीसा में इसका अपवाह है, लेकिन ये उड़ीसा से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। छत्तीसगढ़ के उच्च भूमि से निकलती है, उड़ीसा में प्रवेश करती है और वहीं से ये बंगाल की खाड़ी में, सागर में मिल जाती है 860 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद। तो ये है हमारी भारत की प्रमुख नदी तंत्र। इसमें आप लोग देख रहे हैं, मैं और थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ। गंगा की प्रमुख सहायक नदियाँ, पूछ लेता है कभी कभार, शो करने के लिए कह देता है। तो पहली जो उसकी प्रमुख सहायक नदी है वो यमुना है, जो प्रयाग में आकर मिलती है। फिर सतपुड़ा से सोन नदी आकर मिलती है। फिर बक्सर में घाघरा नदी आकर मिलती है। फिर पटना में गंडक नदी, सोन नदी, पुनपुन नदी आकर मिलती है। फिर आगे बढ़ते हैं तो कोसी नदी आकर यहाँ मिलती है। ठीक है ना, और इस तरह से फिर ये पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाती है हुगली के नाम से। तो ये है गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ। फिर यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदी देखिए, पहली है चंबल नदी, दूसरी है बेतवा नदी। ये प्रमुख नदी सहायक नदियाँ हैं जो यमुना में आकर मिलती हैं। इस तरह से ये हमारा जो नदियों का जो मानचित्र है वो पूरा होता है। इसमें 3 प्रश्न अगर हम ध्यान में रखेंगे
तो हम इस नदी तंत्र के मानचित्र को आसानी से कर सकते हैं। पहला क्या है, पहला प्रश्न, किस राज्य से निकलती है? ये पहला प्रश्न हो गया। ये हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, कौन सी नदी किस राज्य से निकलती है। ठीक। दूसरा प्रश्न हमारा, किन किन राज्यों से होकर बहती है? ये दूसरा प्रमुख प्रश्न हुआ। फिर तीसरा प्रमुख प्रश्न हमारा, कहाँ जाकर मिलती है? ठीक। ये तीन प्रश्न हैं जो अगर नदी के बारे में हम जानेंगे तो ये ध्यान में हमें रखना पड़ेगा, और अगर हम ये ध्यान में रखते हैं तो मानचित्र में उसको आसानी से शो भी कर सकते हैं, और एमसीक्यूज में अगर प्रश्न आता है उससे संबंधित तो हम बहुत आसानी से उसका उत्तर भी दे सकते हैं। और फिर अगर आप लोग तैयार करना चाहें तो ये तैयार कर सकते हैं कि नंबर 4 में प्रमुख सहायक नदियाँ कौन सी? जैसे यमुना की प्रमुख दो सहायक नदी चंबल और बेतवा, गंगा की प्रमुख सहायक नदी यमुना हो गई एक तो, उसके बाद सोन हो गई, गंडक हो गई, घाघरा हो गई, कोसी हो गई, ये इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ। तो जो प्रमुख नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ, उसको आप ध्यान में रखिए। तो ये मान के चलिए कि आपका जो मानचित्र है रिवर सिस्टम का, नदी तंत्र का, वो बिल्कुल ही 100% सही होगा। और एक बात, गंगा को शो करते हैं हम लोग मानचित्र में, तो देखिए एक बार फिर बिल्कुल ध्यान से देखिए, कर्व बनाती है गंगा। अगर उस कर्व को ध्यान में रखेंगे तो सही रहेगा। उस कर्व को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, खींच रहा हूँ, देखिए ये कर्व आ गया लगभग, यहाँ पर ये दोनों आके मिलती हैं और ये देवप्रयाग से कर्व। इसके बाद काम खत्म। ये हो गई गंगा नदी, और दूसरी जो यमुना है वो बिल्कुल ठीक इसके पास से है। दूसरा कर्व कहाँ तक ले आके गंगा में मिला देना, इलाहाबाद तक, ये दूसरा कर्व, अर्थात ये यमुना हो गई। फिर ब्रह्मपुत्र का तीसरा, देखिए ये तो हो गया भारत से बाहर, ठीक है ना। लेकिन जब हम भारत में नदी प्रवेश कर रही है, ये बस ये कर्व ब्रह्मपुत्र का, अगर भारत में कहेगा कि ब्रह्मपुत्र नदी को दर्शाइए, तो सीधा ये करना है आपको। देखिए ये बस तीसरा कर्व। अगर गंगा को आप देखेंगे
तो एक ऐसा कर्व बनता है, और ब्रह्मपुत्र को ऐसा कर्व। फिर अगर यमुना को दिखाएंगे तो इसके नीचे यमुना का कर्व हो गया। तो ये कर्व ध्यान में रखें, शहरों को ध्यान में रखें, तो आपका बिल्कुल ही जो मानचित्र है वो सही होगा। सिंधु नदी को देख लें, ये क्षेत्र ध्यान में रखें आप, यहीं से सांगपो, यहीं से सिंधु, यहीं से सतलुज, बस ये सिंधु नदी। इतना ही दिखाना है आपको, इससे ज़्यादा और कुछ भी दिखाना नहीं है सिंधु नदी के बारे में। फिर इसके बाद आता है आपका सतलुज, फिर से वही सतलुज निकलती है, बस ये हो गया सतलुज का भारत में। भारत में इतना ही दिखाना है सतलुज को। तो ये हमारे नदी तंत्र हैं, इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस केवल 10 मिनट का, 10 मिनट की प्रैक्टिस इस मानचित्र के लिए अगर आप लोग देते हैं तो इससे अधिक कुछ भी आने वाला नहीं है। और मैं समझता हूँ कि आप लोगों का मानचित्र बिल्कुल ही 101% करेक्ट। तो आज इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। इस चैप्टर का एक अगली वीडियो जो डैम से रिलेटेड है वो मैं अभी 1-2 दिन के अंदर ही आप लोगों को सेंड करता हूँ। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद और अंत में नमस्कार।